बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में एक कंस्ट्रेंट मोशन पे प्रॉब्लम की थी। उस प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, दो ब्लॉक थे हमारे, दोनों ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देखा था, दोनों ब्लॉक के वेलोसिटी में रिलेशन देखा था, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन में रिलेशन देखा था। एंड जो रिलेशन था उसी रिलेशन को हमने क्या कहा था, कंस्ट्रेंट रिलेशन कहा था कि नहीं कहा था। बच्चों, वो कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने के लिए मैंने एक मेथड यूज किया था, एक तरीका यूज किया था कि नहीं किया था। अब बच्चों, जो मेथड यूज किया गया था उस मेथड की लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है बच्चों? वो जो हमने क्वेश्चन लिया था वो बहुत ही इजी एंड सिंपल लेवल का था आपका, या मैं कह दूं डिफिकल्टी लेवल में बहुत ही प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन था। ज्यादा हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चन था बच्चों। अब बच्चों, आप ये देखोगे कई बार जेई की एग्जाम में बहुत ही हार्ड एंड डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आता है। जेई की एग्जाम में क्या देखोगे, बहुत ज्यादा हार्ड एंड डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आता है। या मैं कह दूं बच्चों, कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत गंदी शक्ल वाला क्वेश्चन आता है। मेरा यहाँ पे गंदी शक्ल वाले क्वेश्चन से ये मीनिंग है कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है, उसमें बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, आपके बहुत सारी स्ट्रिंग होती है, एक आधे प्लांक भी होते हैं। उस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही हार्ड एंड डिफिकल्ट होता है बच्चों। उस हार्ड एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन को कई बार हम इस मेथड, जो अभी तक हमने मेथड यूज किया, इस मेथड से नहीं कर पाते, या कर पाते हैं तो बहुत ही मुश्किल से वो क्वेश्चन हो पाता है। कहने का मतलब बच्चों, जब जेई की एग्जाम में इस कंस्ट्रेंट मोशन पे बहुत ज्यादा हार्ड एंड डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को जो अभी तक हमने मेथड देखा है उस मेथड से या तो कर नहीं पाएंगे, या कर पाएंगे तो बहुत हार्डली या मुश्किल से कर पाएंगे। अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर, फिर तो उन जैसे हार्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको करने का भी कोई ना कोई एक मेथड होगा, तरीका होगा। बिल्कुल बच्चों, जब हम उस मेथड से कई बार नहीं कर पाएंगे, या उस मेथड से आसानी से नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों उस टाइप के जेई के जो बहुत ज्यादा हार्ड एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको करने का भी एक मेथड है, तरीका है। अब बच्चों, ऐसा नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन को करने के लिए पहले उस मेथड से ट्राई करें, हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर जो अभी मेथड बताऊंगा उससे करें ना। आपका मन है, चाहे तो आप है ना, जो अभी मेथड बता रहा हूँ इसको सीधे भी लगा सकते हो। जो मेथड अभी मैं बता रहा हूँ बच्चों, इससे सीधे भी क्वेश्चन कर सकते हो। एंड ये जो मेथड बता रहा हूँ इससे बच्चों, जेई का कंस्टेंट मोशन में कितना हार्ड एंड डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो आपका, वो इजीली कर पाओगे। कहने का मतलब बच्चों, ये जो मेथड है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप कितने ही हार्ड से हार्ड, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आप इस मेथड से इजीली कर पाओगे। बात को समझे कि नहीं समझे? अब आपके माइंड में आएगा, सर ऐसा कौन सा मेथड है? तो बच्चों, इस मेथड का नाम है वर्चुअल वर्क मेथड। क्या है बच्चों? वर्चुअल वर्चुअल वर्क मेथड। अब बच्चों, जैसे ही मैंने यहाँ पे नाम लिखा वर्चुअल वर्क मेथड, तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो भाई, ये जो वर्चुअल वर्क मेथड है इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? तो बच्चों याद करो, जो हमने लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम देखी थी या प्रॉब्लम की थी, उस प्रॉब्लम में क्या थी, एक स्ट्रिंग थी कि नहीं थी? एंड वो स्ट्रिंग कैसी होती थी बच्चों आपकी? वो स्ट्रिंग तो सर मासलेस भी होती थी। वो स्ट्रिंग कैसी होती थी बच्चों? मासलेस, मतलब जिसका कोई मास नहीं होता था। एंड साथ में ही वो स्ट्रिंग कैसी और होती थी बच्चों? इनएक्सटेंसिबल। कैसी होती थी बच्चों? इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब जो खींची ना जा सके, जो स्ट्रिंग खींच ना जा सके। समझ रहे हो बात को? स्ट्रिंग का इनएक्सटेंसिबल होने का क्या मीनिंग है? इनएक्सटेंसिबल होने का मीनिंग है बच्चों, जो खींच ना जा सके या खींची ना जा सके। बात को समझे कि नहीं समझे? अब मैंने क्या कहा, स्ट्रिंग मास लेस है, मतलब मास नहीं है। तो बच्चों, क्या स्ट्रिंग के पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? ना। क्यों? बच्चों, इतना तो आप नाइन्थ में पढ़ के ही आए हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर होती है कि नहीं होती है। एंड ये एम क्या होता है आपका? उस बॉडी का मास होता है कि नहीं होता, जिसकी काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो बच्चों, जब मास ही नहीं होगा तो एम की वैल्यू जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों आपकी? जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक हो बच्चों? ये जो k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इतना तो आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में नाइन्थ क्लास में पढ़ के ही आए हो। ये जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर क्यों है, या काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, इसकी मैं डिटेल में बात कब करूंगा, जब वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चों, मैंने क्या कहा, दूसरा स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब स्ट्रिंग आपकी खींच नहीं सकती, स्ट्रिंग आपकी खींच नहीं सकती। तो बच्चों, जब स्ट्रिंग खींच नहीं सकती तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी आपकी? जीरो होगी। क्या होगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। अब बात आती है यहाँ पे कि सर खींच नहीं सकती तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कैसे? बच्चों, आप देखोगे वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर है ना, उसमें कि कोई स्प्रिंग है, उसको कंप्रेस कर दोगे, या आप उसको
एक्सपेंड कर दोगे तो बच्चों वो क्या स्टोर कर लेती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेती है। लेकिन जब स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ में होगी, जब आपकी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। समझ रहे हो बात को? तो बच्चों यहाँ पर भी स्ट्रिंग आपकी क्या है, खींची नहीं जा सकती या खींच नहीं सकती है। समझ रहे हो बात को? तो बच्चों उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपकी जीरो होगी। ये सब बातें डिटेल में मैं वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में करूंगा। बच्चों अभी जो मैं बात बता रहा हूँ उसको एक बार आप अच्छे से सुन लीजिए। ये स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल, मतलब खींच नहीं सकती। स्ट्रिंग क्या है, खींच नहीं सकती है, और खींच नहीं सकती तो बच्चों उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि सर इस बात का मीनिंग तो ये हो गया कि स्ट्रिंग के पास काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। इसका मतलब तो स्ट्रिंग के पास जो एनर्जी है वो जीरो होगी। बिल्कुल बच्चों आप सही सोच रहे हो, स्ट्रिंग के पास हमेशा ही एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अब बच्चों बात यहाँ पे ये आती है, जब स्ट्रिंग के पास हमेशा ही एनर्जी जीरो रहेगी, इसका मतलब तो सर स्ट्रिंग एनर्जी का लेन देन ही नहीं कर पाएगी। अब बच्चों आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर स्ट्रिंग के पास एनर्जी नहीं है, इसलिए स्ट्रिंग एनर्जी दे तो नहीं पाएगी लेकिन ले तो सकती है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि स्ट्रिंग एनर्जी का लेन देन ही नहीं कर पाएगी? भाई दे तो नहीं सकती, स्ट्रिंग के पास एनर्जी नहीं है लेकिन ले तो सकती है ना। बच्चों स्ट्रिंग एनर्जी ले भी नहीं सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि स्ट्रिंग के पास एनर्जी रखने की जगह नहीं है। स्ट्रिंग के पास एनर्जी रखने की जगह नहीं है। बच्चों इस बात को एक एग्जाम्पल से समझिए आप। मान लो तुम्हारे सर दान पुण्य पे उतर आए एंड किसी को रोड पे खाना खिलाना चाहते हैं। तो तुम्हारे सर किसी को खाना तभी तो खिला पाएंगे जब सर के पास खाना खिलाने के लिए हो। सर के पास खाना होगा तभी तो खिला पाएंगे उनको। जब सर के पास खाना ही नहीं होगा तो क्या उस आदमी को खिला पाएंगे क्या? नहीं खिला पाएंगे ना बच्चों। तो बच्चों ऐसे ही स्टिंग के पास एनर्जी है ही नहीं तो क्या स्टिंग एनर्जी दे पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। लेकिन सर ये बात तो हमें पहले ही समझ में आ गई थी। हमें तो वो बात नहीं समझ में आई थी कि स्टिंग एनर्जी ले क्यों नहीं सकती। ले तो सकती है ना, दे तो नहीं सकती। भाई इसके पास स्टिंग के पास एनर्जी जीरो है तो दे तो नहीं पाएगी लेकिन ले तो सकती है ना। तो बच्चों अभी मेरा एग्जाम्पल पूरा नहीं हुआ है। मैंने क्या कहा है, स्टिंग के पास एनर्जी रखने की जगह ही नहीं है इसलिए नहीं ले पाएगी। अब मान लो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने पहले क्या कहा कि तुम्हारे सर किसी को खाना खिलाना चाहते हैं। तो तुम्हारे सर के पास खाना होगा तभी तो उसको दे पाएंगे। जब खाना होगा ही नहीं तो कहाँ से दे पाएंगे? तो कहने का मतलब स्टिंग के पास एनर्जी है ही नहीं तो क्या दे पाएंगे क्या? स्टिंग एनर्जी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। अब मान लो तुम्हारे सर बच्चों खाना लेना चाहते हैं। तो खाना तभी तो ले पाएंगे जब तुम्हारे सर के पास खाना रखने की जगह हो। खाना रखने की जगह से मेरा क्या मीनिंग है? भाई खाना खाकर हम कहाँ पे रखते हैं, हमारे पेट में, स्टोमक में रखते हैं कि नहीं रखते? अब बच्चों एक मिनट के लिए मान लीजिए, ये अज्यूम कर लीजिए कि तुम्हारे सर के पास पेट ही नहीं है, स्टोमक ही नहीं है। ये अज्यूम करना है, इमेजिन करना है। समझ रहे हो बात को? तो क्या तुम्हारे सर खाना ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। मतलब कोई खाना दे रहा है उससे तुम्हारे सर खाना ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे सर के पास खाना रखने की जगह ही नहीं है, पेट ही नहीं है, स्टोमक ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे बात को? वैसे ही बच्चों स्ट्रिंग के पास भी यहाँ पे एनर्जी रखने की जगह ही नहीं है। क्या? स्ट्रिंग के पास एनर्जी रखने की जगह ही नहीं है, इसलिए स्ट्रिंग आपकी एनर्जी को रख ही नहीं पाएगी। जब एनर्जी को रख ही नहीं पाएगी तो एनर्जी ले ही नहीं सकती स्ट्रिंग। अब बात आती है सर स्ट्रिंग के पास एनर्जी रखने की जगह कैसे नहीं है? बच्चों देखो स्ट्रिंग क्या है, मासलेस। अगर इसके पास मास होता तो फिर भी मान लो स्ट्रिंग कोई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी रख लेती, लेकिन मासलेस है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। दूसरा स्ट्रिंग बच्चों इनएक्सटेंसिबल है, मतलब स्ट्रिंग खींच नहीं सकती। अगर खींच भी सकती होती तब भी क्या कर लेती स्ट्रिंग, कोई पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी रख लेती है या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर लेती। लेकिन न तो स्ट्रिंग के पास मास है न ही स्ट्रिंग खींच सकती है। कहने का मतलब स्ट्रिंग काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी एनर्जी नहीं रख सकती, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी एनर्जी नहीं रख पाएगी। कहने का मतलब स्ट्रिंग के पास एनर्जी रखने की जगह ही नहीं है बच्चों। जब स्ट्रिंग के पास एनर्जी रखने की जगह ही नहीं है तो क्या स्ट्रिंग किसी से एनर्जी ले पाएगी क्या? नहीं ले पाएगी। बात को समझे कि नहीं समझे? अब बच्चों आगे आप वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि जब स्ट्रिंग एनर्जी का लेन देन ही नहीं कर पाएगी या स्ट्रिंग के द्वारा किया गया एनर्जी का लेन देन हमेशा जीरो होगा, इसका मतलब ये हो गया बच्चों स्ट्रिंग के द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा ना वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। या मैं कह दूं स्ट्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन सिस्टम पे हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये बात आप आगे वर्क पावर एनर्जी में पढ़ोगे। मैंने क्या कहा बच्चों, स्ट्रिंग एनर्जी का लेन देन नहीं कर सकती।
एनर्जी दे इसलिए नहीं सकती क्योंकि स्ट्रिंग के पास एनर्जी है नहीं, ले इसलिए नहीं सकती बच्चों क्योंकि उसके पास रखने की जगह नहीं है। एंड जब बच्चों स्ट्रिंग एनर्जी का लेन देन नहीं कर सकती या स्ट्रिंग के द्वारा एनर्जी का लेन देन जो किया गया है वो जीरो है, इसका मतलब तो ये हो गया बच्चों कि स्ट्रिंग के द्वारा सिस्टम पे किया गया वर्क डन क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग एनर्जी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। इसका मतलब तो स्ट्रिंग के द्वारा सिस्टम पे किया गया वर्क डन हमेशा क्या रहने वाला है आपका, जीरो रहने वाला है। बात को समझे कि नहीं समझे? अब बच्चों इसी को वर्चुअल वर्क मेथड कहा गया है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर इसको वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं, वर्चुअल वर्क क्यों बोल रहे हैं? देखो बच्चों, आपने क्या देखा, स्ट्रिंग के हमने क्या देखा, स्ट्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन, स्ट्रिंग के द्वारा सिस्टम पे किया गया वर्क डन आपका शून्य है कि नहीं है? भाई स्ट्रिंग हमें पता है वर्क डन कर ही नहीं सकती, हमें क्या पता चला यहाँ पे कि स्ट्रिंग तो वर्क डन नहीं कर सकती सिस्टम पे। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ये जो मेथड यूज करेंगे ना, इस मेथड में हम स्ट्रिंग का जबरदस्ती वर्क निकालेंगे। एंड जो हम स्ट्रिंग का जबरदस्ती वर्क निकालेंगे उसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। तो बच्चों हमें पता है स्ट्रिंग वर्क कर ही नहीं सकती सिस्टम पे, फिर भी हम इसका जबरदस्ती वर्क निकालते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है और उससे हम हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इसलिए बच्चों इसको क्या कहा गया, वर्चुअल वर्क मेथड। अब बच्चों इस वर्चुअल वर्क मेथड में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी आप इक्वेशन बनाओगे ना वो सारी की सारी ग्राउंड फ्रेम से बनानी है। आपको किससे बनानी है, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। यहाँ पे ये पॉइंट नोट भी कर लीजिए, जो इक्वेशन लिखोगे ना, जो इक्वेशन लिखोगे जो इक्वेशन लिखोगे ना बच्चों, वो सारी की सारी हमेशा कहाँ से लिखनी है, ऑलवेज ऑलवेज फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। अब बच्चों जो हमने वर्चुअल वर्क मेथड का जो फंडा कंसेप्ट डिस्कस किया, अगर उसका मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूँ वर्चुअल वर्क मेथड के लिए तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, तो वो स्टेटमेंट होगा कि वर्क डन बाय स्ट्रिंग वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन द सिस्टम ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। बच्चों जो अभी तक हमने वर्चुअल वर्क मेथड का जो कॉन्सेप्ट देखा, उससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, उससे मैं कंक्लूजन निकाल के अगर एक वर्चुअल वर्क मेथड के लिए स्टेटमेंट देना चाहूंगा तो वो स्टेटमेंट मेरा यही तो होगा कि वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। कहने का मतलब स्ट्रिंग के द्वारा सिस्टम पे किया गया वर्क डन हमेशा जीरो होगा। अब बच्चों इसके लिए मैं एक ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? बच्चों आपको पता है कि जो वर्क होता है, जो वर्क डन होता है, आप इतना तो नाइन्थ में पढ़ के आए हो, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता? लेकिन उसको मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो आप आगे वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में देखोगे जो वर्क डन होता है वो होता है आपका फोर्स फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये जो डॉट है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। मैंने क्या कहा है, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये आपका क्या होगा, वर्क डन। आगे आप वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में इसको अच्छे से देखोगे, समझ रहे हो बात को? अभी तक आप जो वर्क डन जानते हो वो वर्क डन आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जानते हो बच्चों, लेकिन जब आप वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में पढ़ोगे ना, जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता है वो यहीं से आता है। ये जो फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, यहीं से आता है, ठीक है। अब बच्चों हमें तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ऊपर इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन देनी है ना, तो बच्चों वर्क डन को डब्ल्यू से लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे स्ट्रिंग में कोई फोर्स होगा वही तो सिस्टम पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा? भाई स्ट्रिंग में कोई लगने वाला फोर्स होगा वो सिस्टम पे वर्क डन करेगा और वही क्या हो रहा है, जीरो। तो बच्चों स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स होता है आपका टेंशन फोर्स। क्या होता है, टेंशन फोर्स। तो बच्चों टेंशन फोर्स। एंड बच्चों मैं डिस्प्लेसमेंट को अक्स से लिख लूं तो ये आ जाएगा टी डॉट एक्स। एंड बच्चों मैंने क्या कहा है, स्ट्रिंग के द्वारा मतलब स्ट्रिंग में लगने वाले फोर्स के द्वारा सिस्टम पर किया गया वर्क डन हमेशा जीरो होगा, तो टी डॉट एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक हो यहाँ तक? अब बच्चों आप देखोगे जो प्रॉब्लम होंगी उसमें ऐसा थोड़ी होगा कि कोई एक स्ट्रिंग है या एक ब्लॉक है, उसमें तो बहुत सारी स्ट्रिंग होंगी, समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सभी स्ट्रिंग के द्वारा सिस्टम पे किया गया
टोटल वर्क डन क्या होगा, 0। मतलब आप इंडिविजुअल स्ट्रिंग का सिस्टम पे किया गया वर्क डन निकाल के फिर सबको ऐड करोगे ना, वो क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कहने का मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम में एक ही स्ट्रिंग होगी, सिस्टम में तो बहुत सारी स्ट्रिंग होगी, तो सभी स्ट्रिंग के द्वारा सिस्टम पे किया गया टोटल वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको हम लिख सकते हैं समीशन या सिग्मा टी डॉट एक्स इक्वल टू 0। भाई सिस्टम में एक से ज्यादा स्ट्रिंग है, तो जो जितनी भी स्ट्रिंग है उन स्ट्रिंग के द्वारा सिस्टम पे किया गया वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0। तो बच्चों मैं क्या लिख दूंगा, एक से ज्यादा स्ट्रिंग है तो इसको सिग्मा टी डॉट एक्स लिख दूंगा। कहने का मतलब हर स्ट्रिंग का जो वर्क डन है उसको ऐड कर दिया एंड वो किसके इक्वल है, 0 के। अब बच्चों इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, टी डॉट वी आ जाएगा। ये क्या है, वेलोसिटी है बच्चों, वो 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एंड इसको बच्चों एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा आपका, टी डॉट ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे, कहने का मतलब बच्चों ये जो तीन इक्वेशन है, ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये वेलोसिटी के लिए, ये आपकी एक्सीलरेशन के लिए। भी आपको कोई ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना हो तब आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, ये इक्वेशन यूज करोगे। या आपको एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट देके दूसरे का पूछा जाए तो आप ये जो टी डॉट एक्स वाली इक्वेशन है वो यूज करोगे। जब आपको वेलोसिटी पूछा जाए तो टी डॉट वी वाली इक्वेशन यूज करोगे। जब एक्सीलरेशन पूछा जाए तो टी डॉट ए वाली इक्वेशन यूज करोगे। बात को समझे कि नहीं समझे, इन तीनों को ध्यान में रखना है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो बच्चों ये जो है अभी तक हमने देखा है वर्चुअल वर्क मेथड का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे वर्चुअल वर्क मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे प्रॉब्लम में। तो बच्चों हम चलते हैं एक प्रॉब्लम पे,